नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की, और दो युद्ध हमने मराठा के दो संघर्ष हमने पढ़ लिए। एक 1880-82 जब अंग्रेजों की स्थिति 1780-82 जब स्थिति दूसरी थी। एक 1803 और 4 1803 से लेकर 1805 तक जब अंग्रेजों की राजनीतिक और व्यापारिक स्थितियां परिवर्तित हो गई, और 1803 और 5 के उसके संघर्ष में, यानी जब बेसिन की संधि हुई, तो हम देखते हैं कि अंग्रेज इतना ज्यादा सफल हो गए कि न केवल आर्थिक अपने पक्ष में कर लेते हैं, राजनीतिक प्रभुत्वता अपने पक्ष में कर लेते हैं, मध्यस्थता अपने पक्ष कर लेते हैं, और अन्य यूरोपियन जातियों से सर्वश्रेष्ठता भी साबित कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता रही। तीसरी जो रही कि लगभग 10 साल तक चूंकि उनको आर्थिक लाभ होता रहा, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का नहीं कहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए, और 1815 से लेके 19 तक के बीच में यह एक संघर्ष काल तृतीय आंग्ल मैसूर रहा। और वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो 15 तो नहीं, अगर 1817 के बाद कहा जाए तो ज्यादा उचित मानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने के बाद में उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो राज्यों का संघ है, सिंधिया है, होलकर है, भोसले हैं, इन सबको चुनौती प्रस्तुत किए जाए। हो सके तो सामूहिक चुनौती प्रस्तुत की जाए, और अगर सामूहिक संभव नहीं हो तो पृथक पृथक इनके विरुद्ध सैनिक नीति बनाई जाए। और दौलत राव सिंधिया जो नागपुर के थे, बप्पा रावल और होलकर द्वितीय, इन ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये स्थिति जानकर के ब्रिटिश कोई नीति अपनाएंगे, युद्ध की घोषणा कर दी। और आप देखिए कि लगभग सभी दक्षिण भारत के, यानी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में सभी की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। नागपुर के बप्पा रावल, होलकर द्वितीय, माधजी सिंधिया और पेशवा की किरकी, भोसले की सीतावर्ती, होलकर का महिदपुर, इन सब जगह पर एक अंग्रेजों का हो गया, और मराठा शक्ति लगभग चूर होती गई। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध में मराठा शक्ति मृतपाय हो गई। बाजीराव द्वितीय को पुनः प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया। जो पुनः प्रदेश था वो पूरा का पूरा कंपनी में चला गया, और अन्य मराठा राज्य सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ में की राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार प्रस्तुत कर दिया गया। सीमाओं में कटौती की, शक्ति में कटौती की, और अधीनता भी अंग्रेजों के अधीन भेज दी गई। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में अगर हम देखें तो समस्त भारतीय शक्तियों जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी एक तरीके से, वो सारी की सारी समाप्त हो गई, और उसके अंतिम के रूप में मराठा थे, वह भी समाप्त हो गए। अब सवाल यह आता है कि मराठों की पराजय के कारण क्या थे। देखिए, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव, माधवराव और बाजीराव प्रथम, बाजीराव, ये सब पेशवा हुए, लेकिन इन सब के हार के कारण क्या थे। पहला, अगर हम सबसे बड़ा बात माने जा रहे हैं तो परस्पर विश्वास का अभाव था, और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी। राज्यों का संघ बनाया गया पेशवा ने अपने लिए, लेकिन सिंधिया करे कि मैं ग्वालियर का साम्राज्य विस्तृत कर दूं, होलकर के मैं इंदौर का कर दूं, भोसले के मैं नागपुर का साम्राज्य विस्तृत कर दूं, गायकवाड़ के मैं बड़ौदा का विस्तृत कर दूं। तो एक तरीके से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं चरम सीमा पर आ गई थी। दूसरा था दोषपूर्ण आर्थिक संगठन था। आर्थिक संगठन ये था कि सरदेशमुखी और चौथ के अलावा किसी प्रकार का कोई भी कर का जो है वो नहीं था कि किसी जगह से के लिए जाए। अगर मान लो राज्य व्यवहार चला जाता है तो एक बार चौथ चला गया तो सरदेशमुखी ऑटोमेटिक चला गया। तो ये एक स्थिति बड़ी विषय थी। दूसरा ये क्या था कि तीसरा की विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। और शक्ति का विकेंद्रीकरण हमेशा केंद्रीय शक्ति को नुकसान देता है, और ये हम पिछले मध्यकाल के इतिहास में भी पढ़ते आए हैं। तो शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण किया गया था इन राज्यों के में, वह भी पेशवा के लिए एक बहुत बुरा था। और एक सबसे बड़ी बात थी कि मराठा प्रदेशों में आर्थिक विषमताएं थी। आर्थिक विषमता थी कि एक तो बहुत ज्यादा अमीर थे और एक बहुत ज्यादा गरीब थे।
दोषपूर्ण सैन्य संगठन भी था, वो छापामार पद्धति से युद्ध करते ये करते थे और उत्तर भारत में उनको खुला युद्ध करना पड़ रहा था। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो राष्ट्रीयता की तो बात करते थे, लेकिन जब संघर्ष करते थे तो जो उग्र राष्ट्रीयता का एक भाव नजर आना चाहिए, जैसा कि अंग्रेजों में था, एकजुटता थी और एक वो हुआ था उच्च कोटि की सैनिक व्यवस्था थी, एक एकता थी, वह एकता उनमें नजर नहीं आती थी। और एक सबसे बड़ा भाव वो ये था कि जब कभी भी युद्ध होता था किसी एक के विरुद्ध तो वह दूसरे के विरुद्ध आशा की तरफ दृष्टि से देखता था, यानी आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा अभाव था। और इसी वजह से आत्मनिर्भरता के अभाव की वजह से वे सुदृढ़ शासन व्यवस्था का नहीं दे पाए, और सुदृढ़ शासन व्यवस्था जब नहीं दे पाए तो प्रशासनिक थोड़ा रहे। और इस कारण से एक बात हम देखते हैं कि जो पेशवाएं कमजोर हो गए 1761-62 से ले लो और फिर उसके बाद में ये ले लो, इन पेशवाओं के कमजोर बाद में योग्य नेतृत्व का किसी प्रकार का कोई नहीं रहा अब हो रहा। दूसरी ओर अंग्रेजों का अगर हम प्रभाव देखें तो अंग्रेजी शक्ति की श्रेष्ठता थी, सैनिक व्यवस्था थी, एकजुटता थी और साथ ही साथ सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था भी थी। इस गुप्तचर व्यवस्था के कारण वहां एक बिंदु और निकल कर बाहर आता है कि अन्य राजाओं ने, चाहे निजाम ले लो, चाहे मैसूर ले लो, चाहे उत्तर भारत ले लो, चाहे उत्तर भारत के अन्य ले लो, हल्के वे क्षति हो गए, पूर्ण हो गए थे, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई भी उनको जो है जो सहयोग नहीं मिला था, एक तरीके से असहयोग मिला था। और फिर एक बात आता है कि उच्च आदर्श का थोड़ा सा कहीं पर कहीं दृष्टिगोचर की कमी आती है, उच्च आदर्श व्यवस्था की इनको कहीं ना कहीं कमी आती है। उच्च आदर्श व्यवस्था का अभाव हम अगर सीधा सीधा मानते हैं तो मराठे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित तो थे, लेकिन उसके लिए कोई सुनियोजित स्कीम उनके पास नहीं थी। इस वजह से मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने स्थापित किया था वो मुगलों के से तो संघर्ष कर सका, लेकिन अंततः उनको अंग्रेजों के साम्राज्य में विलीन होना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी में विलीन होना पड़ा। धन्यवाद।